गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का 5th लेसन स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, थोड़ा प्रॉब्लम था, उसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग 5th लेसन स्टार्ट करते हैं। 5th लेसन का हमारा नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, हम लोग ने वो पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें पढ़े थे कि बाद में जो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में वो डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे। तो यही लेसन है, उसके बारे में हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पूरे संक्षेप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारे पार्ट जो है कैंसिल है, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पेज है वो पूरे तरीके से कैंसिल है। ठीक है, देखो ये पूरा जो तुम्हारा अनुसूत्र था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम में आता था, लेकिन कैंसिल है तो इस बार नहीं आएगा तुम लोग को। ठीक है, फिर तुम लोग का यहाँ से पेज नंबर 58 पूरा कैंसिल है, 59 का यहाँ से स्टार्ट है। मैं 25% जो क्वेश्चन रेड्यूस है उसके अंदर का यहाँ पे कह दिया है आयनिक यौगिक एक पुनर्वालोकन। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया तुम लोग का, जो पहले बताया वही इसके अंदर चीज़ बताया। क्या, आयनिक यौगिक के अणु दो घटक होते हैं। ठीक है, दो घटक होते हैं, कौन कौन से, एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था, एक कैटायन और एक अनायन। कैटायन जो रहता है उसको क्या कहते हैं, धनात्मक आयन भी कहते हैं या क्षारीय मूलक भी कहते हैं। ठीक है, मूलक, हाँ क्षारीय नहीं, क्षारीय मूलक या धनात्मक आयन या कटायन। ठीक है, कैटायन से तीन नाम ऐसा इसको बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके तुम्हारा धनात्मक आयन और कैटायन ही बोला जाता है। क्षारीय मूलक बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन तुम्हारा धनात्मक आयन और कैटायन ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, फिर दूसरा तुम्हारा अनायन। ठीक है, पहला घटक क्या था तुम्हारा कैटायन, दूसरा अनायन। अनायन का सेम कैसे है, ऋणात्मक आयन और अम्लीय मूलक। जैसे इसमें क्षारीय मूलक था वैसे इसमें अम्लीय मूलक, तो इसमें भी तुम्हारा अम्लीय मूलक है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, अनायन और ऋणात्मक। ठीक है, मतलब और कैटायन क्या रहता है तुम लोग को पता ही है। कैटायन मतलब क्या, जो चीज़ किसको देता है, अपना आयन जो रहता है किसी को देता है, मतलब वो कैटायन हो जाता है, धनात्मक आयन हो जाता है, प्लस आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, प्लस सिंबल आ जाता है। और जो किसी से कुछ चीज़ किसी से मतलब आयन लेता है, सॉरी एटम लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसको क्या कहते हैं, अनायन। ठीक है, उसका माइनस साइन रहता है। फिर आगे क्या दिया है, इन आयनों पर विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण उनमें आकर्षण बल कार्यरत होता है। ठीक, क्या होता है इसके अंदर, विपरीत विद्युत आवेश होता है। कैटायन में जैसे प्लस साइन रहता है तो अनायन में तुम्हारा माइनस साइन रहता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे विपरीत काम रहता है और इससे एक दूसरे से खींचे चला जाता है। ठीक है, कि जैसे तुम लोग को पता ही है, कभी भी तुम्हारा जो जैसे मैग्नेटिक फोर्स पता रहेगा तुम लोग को। ठीक है, तुम्हारा चुंबकीय जो क्षेत्र रहता है निर्माण होता है, वो किससे निर्माण होता है, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अलग अलग विपरीत जो रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो कभी भी विपरीत पूरा मतलब कभी भी साइंस में देखो तो क्या होता है, विपरीत जो रहता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम सेम जो रहता है वो एक दूसरे को दूर भगाता है। ठीक है, अगर सादा अगर तुम लोग अगर अपने इसमें ले लोगे, जैसे कि हमारे मतलब समाज में ले लोगे, तो वहाँ पे अगर दो अगर अच्छे आएंगे तो वो एक दूसरे से जमता नहीं उनका एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन वहीं एक अगर मतलब होशियार आ गया और एक थोड़ा सा मतलब बोंदू आ गया, तो वो दोनों का बहुत जमता है, क्योंकि बोंदू रहता है उसको होशियार से पढ़ने का रहता है और होशियार को समझता है, सो मैं मतलब उससे अच्छा हूँ। ठीक है, तो उसलिए कभी भी चलता है, होशियार होशियार कभी भी ज़्यादा करके नहीं चलता है। ठीक है, तो वही तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है, कभी भी दो चीज़ से ज़्यादा जमता है, मतलब विपरीत रहेंगे तो वो अच्छे से जोड़ी जमता है। फिर इससे आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, जो विपरीत दिशा रहता है और दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं उसको आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं कभी कभी। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। कैटायन का एक धनावेश और अनायन का एक ऋणावेश, इनके बीच का आकर्षण बल एक आयनिक बंध होता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, कैटायन के अंदर का एक धनावेश और अनायन के अंदर का एक ऋणावेश, दोनों का मिलके मतलब क्या होता है तुम्हारा, दोनों जब मिलते हैं तो तुम्हारा एक आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, जैसे आगे दिया है तुम्हारा Na और Cl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का दिया है यहाँ पे Na का कितना रहता है, 11 रहता है। ठीक है, Na का इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, टोटल 11। तो वही यहाँ पे दिया है, K कवच में देखो कितना दिया है, 2। फिर L कवच में तुम्हारा पता है KLMN कवच हम लोग ने पढ़ा था, 4 कवच। ठीक है, तो वहीं K का कितना है, 2। L का कितना रहता है, 8, तो इसलिए 2,8 है। और फिर बाद में M के अंदर कितना बचा तुम्हारा, 1। तो अभी इसको इसका पूरा ये क्या बोलते हैं कवच पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, इसको 7 और चाहिए। ठीक है, तो 7 ये दूसरे से लेने के बजाय क्या करेगा, ये अपना एक जो है वो दूसरे को दे देगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके अंदर क्षमता रहेगी वो ऊर्जा जो रहेगी वो कम इस्तेमाल होएगा। ठीक है, लेकिन 7 लेयर में उसको ऊर्जा ज़्यादा लगेगा और सिर्फ एक देर में उसको ऊर्जा कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए Na क्या करेगा, Cl के साथ अपना बंद बनाएगा, क्योंकि Cl को कितना चाहिए, एक ही चाहिए रहता है, उसका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक लास्ट का वैलेंस है उस मतलब टोटल उसका 17 रहता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा K में दिया है 2, L में 8 दिया है और सॉरी हाँ, और M में कितना दिया है, 7, मतलब उसको कितना चाहिए, एक ही चाहिए। ठीक है, तो वो एक किससे ले लेगा, तो सोडियम से वो एक ले लेगा, क्योंकि उसको 7 देने से अच्छा वो एक ले लेगा तो उसका
कम टाइम लगेगा और कम ऊष्मा कम ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो इसलिए वो एक ले लेगा। तो ये एक क्या होगा, ये आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, प्लस ई और माइनस, मतलब ई माइनस मतलब क्या रहता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्लस ई दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, पहले बताया यहाँ पे देखो माइनस ई माइनस, ठीक है। ई माइनस मतलब क्या हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और आगे माइनस दिया है, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो इसके अंदर कितना कवच है, 1 2 और 3 कवच है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा 1 2 मतलब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो प्लस हो गया, ठीक है। इधर भी प्लस दिख रहा है और तुम्हारा इधर भी प्लस दिख रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्लोरीन के अंदर कैसे है, वो प्लस ई ले रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस ई लेते हुए दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्लस ई वो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे वो प्लस ई लेने के बाद ये यहाँ पे 8 पूरा हो गया, ठीक है। तो ये प्लस लेने के बाद तुम्हारा सी एल क्या हो गया, तुम्हारा यहाँ पे माइनस में हो गया, ठीक है, सी एल माइनस। लास्ट में क्या देखो, ये पूरा एक साथ बताया, डायरेक्ट ऊपर का जो ये 4 बॉक्स बताया हुआ यहाँ पे 2 में करके बताया। एन ए का एक यहाँ से यहाँ पे सी एल में जाता है, तो तुम्हारा यहाँ पे एन ए प्लस हो जाता है और सी एल यहाँ पे माइनस हो जाता है, टोटल आयनिक बन के तैयार होता है एन ए सी एल, ठीक है। तो वही यहाँ पे बाजू में समझाया है, क्या बताया यहाँ पे, स्थितिक विद्युत का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि प्राकृतिक रूप से किसी भी पिंड की प्रवृत्ति विद्युत आवेश स्थिति में उदासीन स्थिति की ओर जाने की होती है, ठीक है। कोई भी मतलब रहता है उदासीन रहता है, मतलब उसके अंदर ना ही कुछ चीज़ आता है ना ही कुछ चीज़ जाता है, ठीक है, वो एकदम सादा रहता है। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर कोई आ गया तो वो उसके अंदर बीच में हलचल होने लगती है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा अगर एक कागज़ का टुकड़ा ले लो और स्केल की पट्टी ले लो, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो मतलब उदासीन रहता है, उसके अंदर कुछ रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर वही स्केल की पट्टी मतलब प्लास्टिक की जो पट्टी रहती है उसको थोड़ा सा रगड़ दो और फिर बाद में पेपर के पास लेके जाओ, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को खींचने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो आयन रहता है वो हिला देते हैं, उसके अंदर का आयन प्रवाह करने लगती है। इसलिए अगर प्रवाह नहीं, अगर एक जगह पर रुकी रहे तो वो उदासीन के प्रकार से रहता है। फिर आगे क्या दिया है, ऐसे होते हुए भी विद्युत दृष्टि से संतुलित अर्थात उदासीन परमाणु से आवेशित आयन कैसे निर्मित होती है, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया, क्या बताया, उदासीन परमाणु से आवेशित आयन कैसे निर्मित होता है, जैसे भी बताया मैंने, सादा पट्टी रखने का, उसको रगड़ दोगे तो उसके अंदर आवेश निर्माण हो जाता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन से इसका स्पष्टीकरण ज्ञात होता है। उदाहरण स्वरूप आकृति 5.1 में सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु Na+ और Cl- इन आयनों के तथा इन NaCl की निर्मिति दर्शाइए, ठीक है। Na+ और Cl- दिया, क्योंकि Na एक दे देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए यहाँ पे NaCl प्लस में दिया और Cl माइनस में दिया, ठीक है। और बन की क्या निर्मित होती है, बंद आयनिक बंद होने के बाद यह केमिकल बॉन्ड से क्या बनते हैं, ये NaCl बनते हैं। आगे क्या दिया है, सोडियम तथा क्लोरीन इन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण नहीं है, परंतु Na+ और Cl- इन दोनों आयनों में बाह्यतम कक्षा अष्टक पूर्ण है। क्या होता है, सोडियम तथा क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग लिया तो उनका बाह्यतम कवच पूर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया तुम्हारा, यहाँ पे बाह्यतम कवच उसका पूर्ण नहीं है और ना ही यहाँ पे क्लोरीन का बाह्यतम कवच पूर्ण है। लेकिन आगे क्या दिया है, Na+ और Cl- में पूर्ण कवच है, ठीक है। अभी कन्फ्यूज मत होना, सोडियम और क्लोरीन ये भी है, लेकिन इसके अंदर ऊपर का साइन दिया है, मतलब साइन दे दिया, मतलब क्या हो गया, उसने अपना जो एक है वो दे मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और Cl- हो गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। और डायरेक्ट अगर Na और Cl लिखा रहता मतलब क्या, उसने एक भी दिया नहीं है और लिया नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज मत होना कभी भी। अगर सोडियम क्लोरीन अगर नंबर में भी मतलब ऐसा सिंबल में भी लिखा रहेगा Na और Cl, तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ना ही दिया है ना ही लिया है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसके बीच में कभी भी तुमको प्लस माइनस अगर कुछ भी साइन दिख गया तो मतलब समझ लो उसके अंदर का जो आयन है वो उसके अंदर लेन देन हुआ है, ठीक है। तो Na+ और Cl- में यहाँ पे दिया, देखो Na+ में यहाँ पे तुम्हारा जो अष्टक है पूरा कंप्लीट है, और यहाँ पे Cl- में तुम्हारा अष्टक जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, 5.1 यौगिक NaCl का निर्मित इलेक्ट्रॉनिक दिया है। फिर आगे क्या दिया है, पूर्ण अष्टक होने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन स्थिर स्थित दर्शाता है। Na+ और Cl- इन विपरीत आवेशित आयन में आयनिक बंध निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक NaCl बनता है, ठीक है। अभी क्या होता है, इसके अंदर विपरीत आवेश होने के कारण ये दोनों के बीच में आयनिक बंध होता है, और आयनिक बंध होने के बाद जब दोनों सेम सेम हो जाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में सेम सेम क्या बोलते हैं आवेश आ जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन होके ये आयनिक यौगिक बन जाते हैं NaCl, ठीक है। दोनों के बीच में सेम सेम आवश्यक होता है, सेम प्लस और सेम माइनस के चार्ज आ जाते हैं, तो उसके कारण ये दोनों एक दूसरे से बंध बना के कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है। फिर आगे क्या दिया है, जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसके जलीय विलयन बनता है, ठीक है। जब आयनिक यौगिक पानी में घुलता है तो जलीय विलयन, ठीक है, AQS हम लोग ने देखा था, AQ करके हम लोग ने देखा था, AQ S और G, ठीक है, तो ये जलीय विलयन तैयार होता है।
ठोस आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश आयन एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। जब कोई आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी के अणु यौगिक के आयन के बीच जाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनते समय यौगिक का वियोजन होता है। क्या होता है इसके अंदर, जब भी किसी मतलब जो दो चीज़ रहते हैं, ठोस पदार्थ होता है, उसका अगर पानी में घुलने लगता है तो पानी में घुलने से क्या होता है उसके बीच में, जैसे कि तुम्हारा नमक, ठीक है, नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं NaCl। तो जब उसको पानी में डालते हैं तो क्या करता है वो, पानी में डालने के बाद वो Na को अलग कर देता है, Cl को अलग कर देता है, ठीक है, विपरीत कर देता है, मतलब वो दोनों को विभाजित कर देता है, ठीक है, वियोजन दिया है और विभाजित करने के बाद वो पानी के साथ उसका अपना बंध बनाने लगता है, ठीक है। देखो आगे दिया है यहाँ पे, विलयन में अलग हुए प्रत्येक आयन को चारों ओर पानी के अणु घेर लेते हैं, ठीक है। क्या बताया इसके अंदर, प्रत्येक अणु को मतलब एक एक जो पूरा अणु है सबको पानी घेर लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है, मतलब पूरे साइड आजू बाजू ऊपर नीचे सब साइड से उसको घेर लेते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि दर्शाने के लिए प्रत्येक आयन के संकेत में दाई और एक्यूएस, ठीक है, एक्यूएस मतलब तुम्हारा जलीय विलयन था वही दिया लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया, NaCl, जैसे बताया मैंने NaCl मतलब क्या था, तुम्हारा ठोस नमक ही होता है। तो जैसे पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, देखो ये जब नीचे देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से बंद है, ठीक है। Na जो है तुम्हारा वो ग्रीन कलर में दिखा रहा है और Cl जो है तुम्हारा वो सॉरी हाँ ये हाँ सॉरी Na जो है तुम्हारा ये मतलब तुम Na अगर सिर्फ Na पूछोगे तो यहाँ पे छोटा छोटा जो ब्लैक कलर का डॉट है वो Na है और ग्रीन कलर का बड़ा डॉट है वो Cl है, ठीक है। लेकिन ये दोनों नीचे जो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब वो दोनों बंद बने, उसलिए देखो एक काला फिर एक ग्रीन, एक काला एक ग्रीन, एक काला एक ग्रीन दिया है। लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से छूट जाते हैं। यहाँ पे देखो Cl माइनस और Na+ जो है वो आ जाता है, ठीक है, Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, पानी से मिलने का। और बाद में जब पूरा पानी जब घुल जाता है, पानी में जब नमक घुल जाता है तो ऐसे ये देखो यहाँ पे Cl- और Na+ सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, Na+ और Cl- सब एक्वियस में हो जाता है, ठीक है, जलीय विलयन में हो जाता है, पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे NaCl जो है यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में, इसलिए S में दिया है, ठीक है। तो NaCl और पानी में जब विचरण होता है तो ये Na+ और Cl- ऐसे अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, अर्नियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत, ठीक है। अर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के अंदर क्या था, ईस्वी सन 1887 के अंदर, ठीक है, स्वीडिश वैज्ञानिक अर्नियस ने अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में अम्ल तथा क्षारक की परिभाषाएं दी गई है, वे निम्न अनुसार से क्या क्या है इसके अंदर वो दिया गया है। पहला, अम्ल, अम्ल का अर्थ क्या है, ऐसा पदार्थ जिसमें पानी घुलने पर उसका विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन एकमात्र कटायन बनता है, उदाहरणार्थ HCl, H2SO4 और H2CO3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया है, अम्ल का अर्थात क्या है, अम्ल हमने कैसे समझेगा, क्या बताया उसके अंदर, जब अम्ल पदार्थ अगर पानी के अंदर घुलता है तो तुम्हारा हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा H2O जैसे पानी है, ठीक है, तो वो जब किसी चीज़ से मिलता है, H2O से अगर जब ये मिलता है तो कोई भी चीज़ रहता है उसके अंदर का तुम्हारा हाइड्रोजन आयन जो रहता है वो कटायन में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन तुम्हारा मतलब H+ ही रहेगा, वो कटायन एकमात्र कटायन अलग बन जाता है, ठीक है, हट जाता है, एक दूसरे से हट जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो HCl में क्या दिया है, यहाँ पे HCl पानी वियोजन में आता है तो H+ और Cl- में रूपांतरित होता है, ठीक है, तुम्हारा मतलब HCl जो होता है H+ अलग हो जाता है, फिर तुम्हारा H2SO4 यहाँ पे तुम्हारा पानी के साथ वियोजन करके कहता है H+ और HSO4 अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 H2 दिया उसने, यहाँ पे एक H आया और ये एक H यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे HSO4 को सिर्फ लिया है, मतलब ये तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे लिया है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे H+ अलग हो जाता है और SO4 2-। अब यहाँ पे 2- क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पे तुम्हारा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और इसमें का फिर तुम्हारा H2SO4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में चाहिए अपना पूरा अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, उसलिए 2- दिया है, ठीक है, इसको 2 और चाहिए उसलिए। तो कभी भी क्या होता है, अम्लीय कैसे समझेंगे, पानी में उसका वियोजन करने का तो हाइड्रोजन जो रहता है पूरी तरीके से अलग हो जाता है, मतलब वो अम्लीय है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर हाइड्राइड दिया है, ठीक है, ये सब का नाम दिया उसको यहाँ पे करने का है। फिर अभिक्षारक कैसे समझेगा, यहाँ पे हम लोग को क्षारक का अर्थ क्या है यहाँ पे दिया है, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH- एकमात्र अनायन बनते हैं, ठीक है,
अम्ल में क्या समझा, H+, ठीक है। अभी समझ लो किसके अंदर भी H+ अगर कुछ निर्मित हुई तो तुम्हारा वो अम्ल हो गया, जिसके अंदर OH- की निर्मित हुई वो तुम्हारा क्षार हो गया, ठीक है। और जिसके अंदर H2O की निर्मित हो गई मतलब वो तुम्हारा उदासीन हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, जिसके अंदर H+ आया वो तुम्हारा अम्ल, जिसके अंदर OH- आया वो तुम्हारा क्षार, और जिसके अंदर H2O आ गया, ठीक है, मतलब जिसके अंदर पानी आ गया पूरे तरीके से, वो तुम्हारा उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। दोनों का पानी के साथ वियोजना किया था तो क्या हुआ है, Ne अलग हो गया, OH- अलग हो गया, Ca2+ अलग हो गया और OH- अलग हो गया। तो समझ लो ये क्षार है, मतलब जिसके अंदर समझ लो OH आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी तुम लोग को देख के समझ जाएगा, यहाँ पे NaOH है, ठीक है, और CaOH है यहाँ पे भी, और NaOH, तो इसके अंदर OH आ गया मतलब समझ जाओ ये क्षार है। और यहाँ पे देखो अम्ल के अंदर क्या समझोगे, यहाँ पे क्या है, OH नहीं आया, ठीक है, HCl आया, SO4 आया, SO4 अलग है, H अलग है, ठीक है, और यहाँ पे भी HCl अलग है, H2SO4, तो समझ लो ये क्या हो गया, अम्ल, ठीक है। और ये तुम्हारा क्षार हो गया। जिसके अंदर H2 आ गया वो मतलब क्या हो गया, तुम्हारा उदासीन हो गया। फिर आगे कह दिया है अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब कैसे कैसे समझे और वो अच्छे से बताया यहाँ पे। पहला, तीव्र और सौम्य अम्ल और क्षारक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, बेस एंड अल्कली, ठीक है। अभी कैसे समझेगा हम लोग को, कौन सा तीव्र अम्ल क्षारक है और कौन सा सौम्य है, ठीक है। क्या दिखा है यहाँ पे, अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में उनके वियोजन किस अनुपात में होते हैं उसके अनुसार उनका वर्गीकरण तीव्र तथा सौम्य इन दो प्रकारों में किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जिनका मतलब वियोजन करने के समय कितना फास्ट होता है कितना स्लो होता है, उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तीव्र अम्ल है या सौम्य अम्ल है। तीव्र अम्ल में, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या बताया यहाँ पे, तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका लगभग संपूर्ण वियोजन हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर, पूरा संपूर्ण वियोजन, पूरे तरीके से वियोजन हो जाता है, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, जलीय विलयन के अंदर। जैसे H+ दिया है, H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक में ये आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, उदाहरण HCl, HBr, HNO3 और H2SO4। ये तुम्हारा तीव्र अम्ल है, ठीक है। तीव्र अम्ल होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर का H+ आयन है पूरी तरीके से संपूर्ण पूरा वियोजन कर लेता है और बहुत फास्ट में करता है, ठीक है, इसलिए इसको तीव्र अम्ल कहते हैं। फिर सौम्य अम्ल के अंदर क्या बताया यहाँ पे, सौम्य अम्ल पानी में घुलने पर उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता, ठीक है, पूरे तरीके से वो मतलब घुल नहीं जाता, वो उसकी जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक इन आयनों के साथ भी वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उदाहरण CH3, COOH और CO2, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, पूरे तरीके से ये वियोजन नहीं करते, मतलब पूरा H+ आयन जो रहता है वो पूरे तरीके से पानी में नहीं घुलते, ठीक है। उसका थोड़ा पार्ट जो रहता है H+ आयन वो मतलब उसी चीज़ के साथ ही रहता है, जैसे CH3, COOH, तो इसके अंदर का तुम्हारा H जो है वो थोड़ा ही पार्टिकल जाएगा और तुम्हारा दो इसके अंदर का H जो है वो इसके साथ ही बच जाता है, CH4 बच जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा वीक एसिड है, सौम्य अम्ल है, पूरे तरीके से ये विलयन नहीं होता है, ठीक है, वियोजन नहीं निर्मित करता है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कैसे समझेगा हम लोग को, क्या होता है इसके अंदर, तीव्र भस्म, ठीक है। कैसे होता है, तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उसका लगभग संपूर्ण वियोजन होता है, उसके जलीय विलयन में OH-, जैसे भी देखो सीधा साधा मतलब क्या है इसके अंदर H+, जैसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्षारक हाँ स्ट्रॉन्ग अम्ल के अंदर, तीव्र अम्ल के अंदर क्या हुआ, H+ जैसे पूरे तरीके से वियोजन हो जाता है, और तुम्हारा सौम्य अम्ल के अंदर पूरे तरीके से H+ वियोजन नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे तीव्र भस्म के अंदर क्या आएगा, तुम्हारा तीव्र क्षारक या तीव्र भस्म बोला यहाँ पे, तीव्र क्षारक के अंदर क्या आएगा, पूरे तरीके से OH का वियोजन हो जाता है, और तुम्हारा सौम्य क्षारक के अंदर पूरे तरीके से OH- वियोजन नहीं होता है, ठीक है। वही दिया, देखो पढ़ लेते एक बार, तथा संबंधित क्षारक में मूलक यही आयन प्रमुख रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण NaOH, KOH, CaOH, NaO, ठीक है, पूरी तरीके का OH जो है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, ठीक है। फिर सौम्य क्षारक के अंदर क्या था, वीक बेस के अंदर सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन नहीं होता, ठीक है, जैसे उसका पूर्ण वियोजन नहीं होता उसे OH- भी पूर्ण वियोजन नहीं होता। उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH- तथा संबंधित क्षारीय मूलक के साथ वियोजन न हुए क्षारक के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उदाहरण NH3, ठीक है, बड़ी मात्रा में तुम्हारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्षारक अणु के क्षारक पाए जाते हैं, पूरी तरीके से उसके अंदर का वियोजन नहीं होता या विलयन नहीं होता, पूरे तरीके से OH- निकलता नहीं है, ठीक है। फिर आगे दिया तुम्हारा क्षार, क्या दिया इसके अंदर, जो क्षारक पानी में बड़ी मात्रा में विलय है, ठीक है, बड़ी मात्रा में विलय उन्हें लवण
कहते हैं। उदाहरणार्थ NaOH, KOH, NH3, इनमें से NaOH और KOH तीव्र भस्म है तथा NH3 सौम्य भस्म है। ठीक है, जैसे ऊपर दिखाया है क्षार का ये अल्कली लिया है, तो तुम्हारा इसमें से NaOH, KOH जो है वो तुम्हारा तीव्र भस्म है और NH3 अमोनिया जो है तुम्हारा वो सौम्य भस्म है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया तुम्हारा यहाँ पे, क्षारकता और अम्लता। ठीक है, बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एसिड था वही दिया यहाँ पे। अम्ल एक अणु के प्राप्त होने वाले H+ आयन की संख्या, यहाँ पे कितना होएगा, H 1 होएगा। फिर HNO3 के अंदर भी 1 होएगा। H2SO4 के अंदर तुम्हारा कितना होएगा, 2H होएगा। सॉरी, इसमें भी 1 होएगा लेकिन बाद में वापस एक और होता है। फिर H2CO3 के अंदर 2 होएगा। H3BO3 के अंदर तुम्हारा 3 होएगा। H3PO4 के अंदर 3 होएगा। CH3COOH के अंदर भी तुम्हारा 3 होएगा। और सही क्षारक संख्या की OH माइनस कितनी रहेगी, NOH के अंदर 1, KOH के अंदर 1, COH2 के अंदर 1, PaOH2 के अंदर 2, फिर LOH3 के अंदर 3, FeOH3 के अंदर 3, NH4OH के अंदर 1। ठीक है, अम्ल तथा भस्म का वर्गीकरण उनके क्रमश क्षारकता और तथा अम्लता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उनकी जो अम्लता और क्षारकता है वो उनके आधार पर भस्म का वर्गीकरण किया जाता है। पहले क्या दिया है, अम्ल की क्षारकता कैसे बताया इसका था, अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने H+ आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता होती है। क्या होता है इसके अंदर, जितना H+ आयन उस वियोजन से इकट्ठा कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, मतलब अलग करके मिलते हैं, उसको उसकी क्षारकता बताई है। ठीक है, जैसे H+1 एक किया तो 1 क्षारकता है इसकी, फिर H2+ रहेगा तो 2 क्षारकता है, H3+ मतलब जितने H+ आयन निकाले जाएंगे उतनी उसकी अम्ल की क्षारकता होती है। उसी प्रकार क्षारकता की अम्लता। ठीक है, अम्ल की क्षारकता और क्षारकों की अम्लता, ठीक है, अलग अलग है, समझ के रखना। अम्ल की क्षारकता मतलब जितना वो उसमें से H+ निकलेगा उतना वो अम्ल की क्षारकता होती है, और जितना OH- तुम्हारा ये वियोजन के अंदर निकलेगा उतना क्षारकों की अम्लता होती है। ठीक है, वही दिया इसके अंदर, क्षारक के अणु के वियोजन से जितना OH- आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस भस्म की अम्लता होती है। ठीक है, समझा। अभी यहाँ तक, फिर यहाँ तक छोड़ते हैं, फिर अगला लेक्चर हम लोग अम्ल तथा क्षारकों का स्त्रान, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन व एसिड एंड बेस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना। ठीक है।